हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। एनएमटीएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको एक जो संदेश है वो पहुंचा देता हूं कि जितने भी आपके विद्यालय प्रबंधक हैं, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, वो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको आपका जो सिलेबस है उसको यानी कि कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि आप घर पर इसका पढ़ रहे हो कि नोट्स बना रहे हो, नहीं बना रहे हो। आपके बहुत कम व्यूज आते हैं, बहुत कम इसके कमेंट्स आते हैं। बेटा, आपकी जो सुविधा है, आपकी सुविधा के लिए हम सब लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चला रखी हैं, फिर भी आप इनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो आपका फर्ज है बेटा कि आप घर पर नोट्स बनाएं, याद भी करें, साथ साथ आप इसको यानी कि अध्ययन भी करें। हमारा आज का टॉपिक है बेटा प्रश्न की संरचना, जो कि मानव का जो जन्म तंत्र है उसी के अंदर चल रहा था। प्रीवियस क्लास में हमने आपके वृषण और अधिवृषण दोनों को बताया था, अधिवृषण के कार्यों को भी एक्सप्लेन किया था और थोड़ा सा हमने आपको लिखाया भी था, नोट्स भी बनवाए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वृषण की संरचना। थोड़ा सा फास्ट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं जो लिखाऊंगा नोट्स बनवाऊंगा। वृषण की बात करें बेटा, वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण इसका ट्यूनिका, बाह्य आवरण क्या होगा बेटा इसका? ट्यूनिका वैजिनैलिस, और अंत जो आवरण होता है वो होता है इसका ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये वृषण के अंदर धंसकर वृषण को 250 से 300 कक्षों में विभक्त कर देता है। इन कक्षों को हम वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। प्रत्येक वृषणपाली से 2 से 3 कुंडलित संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन जो नलिकाएं हैं ये वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं। शुक्रजनन जो नलिकाएं हैं, ये शुक्रजनन जो नलिकाएं हैं ये वृषण के शीर्ष भाग पर पहुंचकर एक जाल का निर्माण करती हैं, जिसे हम वृषण जालक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से 15 से 20 यानी नलिकाकार संरचनाएं निकलती हैं, जिनको हम अपवाहिका या शुक्रवाहिकाएं नलिकाएं कहते हैं, जो कि अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं। वृषण की आंतरिक संरचना की अगर हम बात करें तो वृषण की जब टीएस बनाते हैं तो उसमें शुक्रजनन नलिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं। कैसी दिखाई देती है बेटा? गोलाकार दिखाई देती हैं, जिसका बाह्य आवरण तो पतला होता है, जिसको ट्यूनिका प्रॉस्पेरिया कहा जाता है। अंत आवरण मोटा होता है, जिसको यानी कि जनन उपकला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? यानी कि हम कहते हैं जनन उपकला, जिसमें 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो है शुक्राणुजन्य सेल्स, एक है आदि जनन सेल्स। पहली कोशिका थी आपकी आदि जनन सेल्स, आदि जनन सेल्स। पहली कोशिका। दूसरी कोशिका है बेटा आपकी यानी कि सर्टोली सेल्स। इसको बेटा नर्स सेल्स भी कहते हैं, नर्स सेल। अब पहली है बेटा आदि जनन सेल्स, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी है बेटा सर्टोली सेल्स। ये संख्या में कम होती हैं लेकिन बड़े आकार की होती हैं, आकार इनका बड़ा होता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। इसके अलावा ये शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन एफएसएस हार्मोन का नियमन करने वाले प्रोटीन हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो कि एंटी वाइंडिंग का कार्य करती हैं, अर्थात शुक्राणुओं को पिचकने से रोकती हैं।
इसके अलावा इन सेल्स के मध्य में विशिष्ट प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनको अंतरालिक या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती हैं जो कि नर के अंदर गौण लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती हैं। तो इस प्रकार से ये वृषण की आंतरिक जो संरचना है, वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में हमने अध्ययन करा दिया। तो अब आप हेडिंग लिखिए बेटा, वृषण की संरचना। हेडिंग लिखिए बेटा, वृषण की संरचना। हेडिंग डाल के लिखिए, अपनी नोटबुक उठाइए, उसमें हेडिंग लिखिए वृषण की संरचना। केवल वृषण की संरचना, इसके बाद में आंतरिक स्ट्रक्चर आएगी। पहले हेडिंग लिखिए वृषण की संरचना। वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका वैजिनैलिस कहते हैं और अंतः आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। वृषण के ऊपर दो आवरण पाए जाते हैं। बाह्य आवरण को ट्यूनिका वैजिनैलिस और अंतः आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये बेटा ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण में धंसकर वृषण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया वृषण में धंसकर वृषण को 250 से 300 कक्ष में बांट देता है। 250 से 300 कक्ष में बांट देता है, जिन्हें वृषणपट या वृषणपाली कहते हैं। वृषणपाली कहते हैं। प्रत्येक वृषणपाली में 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृषणपाली में 2 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहते हैं। शुक्र जनन नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। वृषण की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, जिनमें शुक्र जनन क्रिया द्वारा जिसमें शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। शुक्र जनन नलिकाएं
वृषण के अग्रसिरे पर शुक्र जनन नलिकाएं वृषण के अग्रसिरे पर आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं, आपस में मिलकर एक जाल बनाती हैं जिसे वृषण जालक कहते हैं, जिसे वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक से 15 से 20 वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं। वृषण जालक से 15 से 20 कुंडलित नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें शुक्रवाहिका या अपवाहिका कहते हैं, जिसे शुक्रवाहिका या अपवाहिकाएं नलिकाएं कहते हैं। जो अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं, जो अधिवृषण के शीर्ष भाग में खुलती हैं। हेडिंग लिखो बेटा, वृषण की आंतरिक संरचना। हेडिंग लिखिए, वृषण की आंतरिक संरचना। इसमें लिखो बेटा, वृषण की आंतरिक संरचना में डैश करके लिखिए। वृषण की आंतरिक संरचना में शुक्र जनन नलिकाएं, वृषण की आंतरिक संरचना में शुक्र जनन नलिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं, गोलाकार दिखाई देती हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के ऊपर, प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के ऊपर एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोस्पेरिया कहते हैं, जिसे ट्यूनिका प्रोस्पेरिया कहते हैं। आंतरिक आवरण मोटा होता है, आंतरिक आवरण मोटा होता है, जिसे जनन उपकला कहते हैं। आंतरिक आवरण मोटा होता है जिसे जनन उपकला कहते हैं। जनन उपकला में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। जनन उपकला में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेटा आप, शुक्राणु जनीय सेल्स या आदि जनन सेल्स।
नंबर 1 हेडिंग लिखिए बेटा आप, शुक्राणु जननीय सेल्स या आदि जनन सेल्स। हेडिंग लिखिए बेटा। इसमें लिखिए आप बेटा डैश करके, इन कोशिकाओं में शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इन कोशिकाओं में शुक्र जनन क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी हेडिंग लिखिए बेटा आप, सर्टोली सेल्स या आलंबन सेल्स या नर्स सेल। दूसरी हेडिंग लिखिए बेटा आप, सर्टोली सेल्स या आलंबन सेल्स या नर्स सेल्स। ये सेल्स डैश करके लिखो, ये सेल्स संख्या में कम एवं बड़े आकार की होती हैं। ये सेल्स संख्या में कम एवं बड़े आकार की होती हैं। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH की क्रिया का नियमन करने के लिए इन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करने वाले हार्मोन FSH की क्रिया का नियमन करने के लिए इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो कि एंटी बाइंडिंग प्रोटीन का स्रावण करती है, जो कि एंटी बाइंडिंग प्रोटीन का स्रावण करती है। जो शुक्राणुओं को आपस में
जो शुक्राणुओं को आपस में चिपकने से रोकती है। ये नीट के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। इनहिबिन, एंटी बाइंडिंग, शुक्राणुओं को आपस में चिपकने से रोकने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए। एंटी बाइंडिंग किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन के द्वारा। ठीक है बेटा, जो कि शुक्राणुओं को आपस में चिपकने से रोकती है। डैश करके लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, आप इसमें डैश करके लिखिए। शुक्र जनन नलिकाओं के अंतराल में, शुक्र जनन नलिकाओं के अंतराल में, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा आप इसमें डैश करके। शुक्र जनन नलिकाओं के अंतराल में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें अंतराली सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। जिन्हें अंतराली सेल्स या लीडिंग सेल्स कहते हैं। ये सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती हैं, जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है। जो नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करती है। अब बेटा आप ये दोनों डायग्राम बनाएंगे। पहले ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। दोनों डायग्राम बना लीजिए आप।
फ्री हो गया। कीटोन का वेजिनलिस, कीटोन का एल्बुजिनिया, कीटोन का प्रोस्पेरिया, ये आदि जनन सेल्स, ये अंतराली सेल्स, ये आपकी सर्टोली सेल्स, और ये आपके स्पर्म अर्थात शुक्राणु। पहले ये डायग्राम बनाओ, फिर ये बनाओ, उसके बाद ये डायग्राम बनाओ। टीएस ऑफ टेस्टिस, तीनों डायग्राम को बना लीजिए आप फटाफट से। तीनों के तीनों डायग्राम बना लो फटाफट से आप। सबसे पहले ये बनाएंगे आप, दूसरा ये बनाएंगे, तीसरा ये बनाएंगे। टेस्टिस का है, ये अंतस्काट का आंतरिक, ये बाह्य संरचना है, ये आपका मानव का नर जनन तंत्र। तीनों डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे दूसरा अधिवृषण। पहला आपका वृषण खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे अधिवृषण। पहले आप इनको डायग्राम को बना लीजिए तीनों को। ये वाला, उसके बाद ये, फिर ये। नंबर 1 पर ये बनाना है, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये। तीनों डायग्राम बनाने, बना लीजिए फटाफट। डायग्राम बनाने के लिए आप वीडियो को रोककर भी इसका डायग्राम बना सकते हैं। किताब का सारा भी ले लीजिए आप, किताब के अंदर भी है ये थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया। किताब के अंदर दूसरे प्रकार का डायग्राम है, मैंने दूसरे प्रकार का डायग्राम बना दिया है। तो पहले ये डायग्राम वीडियो बनाकर, वीडियो को रोककर बना ले, फिर इसको भी बना सकते हैं आप। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे बेटा अधिवृषण। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप अधिवृषण। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप अधिवृषण। हेडिंग डालकर लिखिए बेटा वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित, वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित, वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित अत्यधिक कुंडलित कौमा के आकार की संरचना, वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित अत्यधिक कुंडलित कौमा के आकार की संरचना अधिवृषण कहलाती है। अधिवृषण कहलाती है जिसमें शुक्रवाहिका या अपवाहिका नलिकाएं खुलती हैं, जिसमें शुक्रवाहिका या
अपवाहक नलिकाएं खुलती हैं। दोबारा से सुनिए बेटा, वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित वृषण के शीर्ष भाग पर स्थित अत्यधिक कुंडलित कोमा के आकार की संरचना अधिवृषण कहलाती है, जिसमें अपवाहक या शुक्रवाहिका नलिकाएं खुलती हैं। सामान्यतः अधिवृषण की लंबाई अधिवृषण की लंबाई 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। 6 से 7 सेंटीमीटर होती है, लेकिन अत्यधिक कुंडलित होने के कारण दो से 3 सेंटीमीटर लंबी रह जाती है, लेकिन अत्यधिक कुंडलित होने के कारण 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी रह जाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बेटा डैश करके। प्रत्येक अधिवृषण का निर्माण 3 भागों से होता है। प्रत्येक अधिवृषण का निर्माण निम्न 3 भागों से होता है। नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए आप, शीर्ष अधिवृषण। नंबर 1 हेडिंग लिख लीजिए आप, शीर्ष अधिवृषण। हेडिंग डालकर लिखिए बेटा, यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है। हेडिंग डालकर लिखो, यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है, जिसमें अपवाहक नलिकाएं खुलती हैं। यह अधिवृषण का शीर्ष एवं चौड़ा भाग होता है, जिसमें अपवाहक नलिकाएं खुलती हैं। दूसरा हेडिंग लिखिए बेटा, मध्य अधिवृषण। मध्य अधिवृषण, इसमें एक लाइन लिख दीजिए बेटा आप, यह अधिवृषण का मध्य भाग होता है। यह अधिवृषण का मध्य भाग होता है। तीसरा हेडिंग लिखिए बेटा आप, पश्च अधिवृषण। तीसरा हेडिंग लिखो बेटा, पश्च अधिवृषण। यह अधिवृषण का पश्चिम भाग होता है। यह अधिवृषण का पश्चिम भाग होता है, जो कि शुक्रवाहिनी में खुलता है। जो कि शुक्रवाहिनी में खुलता है। हेडिंग लिखिए बेटा, अधिवृषण के कार्य। हेडिंग लिखिए बेटा, अधिवृषण के कार्य। नंबर 1, यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। यह शुक्राणुओं का संग्रह करता है। नंबर 1। नंबर दूसरा,
अधिवृषणों में शुक्राणु निषेचन की क्षमता अर्जित करते हैं। अधिवृषणों में शुक्राणु निषेचन की क्षमता अर्जित करते हैं, जिसे योग्यता अर्जन कहते हैं, जिसे योग्यता अर्जन कहते हैं। तीसरा लिख दीजिए बेटा, लास्ट आपका फंक्शन जो है अधिवृषण में, लास्ट इसका फंक्शन लिख दीजिए आप। अधिवृषण में शुक्राणु, अधिवृषण में शुक्राणु पोषण एवं गतिशीलता अर्जित करते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु पोषण एवं गतिशीलता अर्जित करते हैं। बेटा गतिशीलता का मतलब है जो सीमन होता है, वीर्य जो होता है, उसमें शुक्राणु जो गतिशील होता है, जो गति करता है, उसकी योग्यता अर्जित करता है। कहां करते हैं ये सभी? अधिवृषण के अंदर। अगला जो आपका फंक्शन है वो है बेटा आपका शुक्रवाहिनी। देखो बेटा, संख्या में शुक्रवाहिनी एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अधिवृषण से एक लंबी नलकाकार संरचना निकलती है, जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये संख्या में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। प्रत्येक जो अधिवृषण है, प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलती है, जो कि मूत्र नलिका के ऊपर कुंडलित होकर मूत्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं। ये अधिवृषण है बेटा, ये वृषण है। तो प्रत्येक अधिवृषण से एक शुक्रवाहिनी निकलेगी, जो कि मूत्रवाहिनी के ऊपर कुंडलित होकर, अर्थात उसके ऊपर कुंडलित होकर मूत्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी का निर्माण करती हैं। इनकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। इनकी लेंथ कितनी होगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। एक नलिकाकार संरचना है, जिनका आंतरिक जो स्तर है वो आपकी यानी कि पक्षमावी स्तंभ उपकला ऊतक से बनी हुई होती है। इनके अंदर इसकी विशेषता है कि जो पक्षमावी जो सीलिया है, उनके कारण शुक्राणु इसमें गति आसानी से करती हैं। ये आपकी शुक्रवाहिनी जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका हो गया कि एक कैसी संरचना है बेटा? नलिकाकार संरचना है। कहां से निकलेगी? अधिवृषण से। मूत्रवाहिनी के ऊपर कुंडलित होकर मूत्राशय के साथ मिलकर यह स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। लंबाई कितनी हो जाएगी? 4 से 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा इसकी जो आंतरिक जो संरचना है वो आंतरिक जो संरचना है वो यानी कि पक्षमावी स्तंभी उपकला से बनी होती है, जिसके कारण शुक्राणु इसमें आसानी से गति करते हैं। इसके बाद शुक्राशय आ जाएगा, जो कि आपके नेक्स्ट क्लास में आएगा। साथ के साथ नोट्स बनाएं, याद करें, और कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं।